स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म के साथ बॉलीवुड न्याय करे ना करे, सिनेमा न्याय करे ना करे, ऑडियंस न्याय करे ना करे, बॉक्स ऑफिस न्याय करे ना करे, लेकिन मेरी एक विनती है, हाथ जोड़कर विनती है नेशनल अवार्ड ज्यूरी से कि कृपा करके इस व्यक्ति के साथ नेशनल अवार्ड ज्यूरी न्याय करे, क्योंकि इस रोल के लिए ये बंदा नेशनल अवार्ड तो डिजर्व करता है। नमस्ते दोस्तों, हाल ही में मैं 22 लोगों के साथ थिएटर में बैठकर स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म देखकर आया। आप सोच रहे होंगे कि मैं स्पेसिफिकली ये फिगर क्यों बता रहा हूँ, ये आंकड़ा क्यों बता रहा हूँ। तो ये आंकड़ा बताना आवश्यक हो जाता है, वो आप ये वीडियो अगर देखेंगे पूरा तो जान पाएंगे क्यों मैं ये कह रहा हूँ। और एग्जैक्टली जी हाँ, 22 ही लोग थे। आप सोच रहे होंगे तूने गिना था क्या? हाँ भाई, मैंने गिना था, क्योंकि इतना खाली थिएटर हो तो आप गिन ही लोगे ना, आप देखना चाहोगे कितने लोग देखने आए हैं इस फिल्म को। तो ठीक है, अच्छा लगा, 22 आए, 22 ही सही, 23वां मैं था। तो इस वीडियो में स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म का रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। अभी ट्रेलर आया था तो मैंने उसका एक रिव्यू किया था, आपने देखा, पसंद किया। मैंने सोचा, उसमें मैंने कहा था कि फिल्म देखूंगा मैं अवश्य, और क्योंकि मैं रणदीप हुड्डा और वीर सावरकर दोनों को ही लेकर उत्साहित था। दोनों ही ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, दोनों ही अंडररेटेड हैं अपने अपने क्षेत्र में, दोनों ही अंडररेटेड रहे हैं। दोनों ने बहुत कुछ दिया है अपने अपने रेस्पेक्टिव क्षेत्र को। एक स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ दिया, और अभिनेता के रूप में रणदीप हुड्डा ने सिनेमा को, बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उनका ना तो उस तरह से सम्मान हुआ है, ना उन्हें वो पद मिला है अपने अपने क्षेत्र में जो ये लोग दोनों ही डिजर्व करते थे। तो जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी उसी समय मैं बहुत उत्साहित था कि रणदीप हुड्डा ये रोल कर रहे थे। उन्होंने बहुत से रोल पहले ऐसे किए हैं जिसमें वो रोल में डूब करके एक्टिंग करते हैं, चाहे वो सरबजीत का हो, मैं और चार्ल्स हो। एक उनकी फिल्म आने वाली थी बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऊपर, जो फिर एक दूसरे अभिनेता ने उसमें अभिनय किया, और वो मेरे ख्याल से, मेरे विचार में उतना अच्छा नहीं रहा। केवल एक गाने को सुन से हटा दें तो अगर रणदीप हुड्डा रोल करते तो मेरे विचार में बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का होता। चलिए कोई बात नहीं, ये उन्होंने फिल्म की है, इसका रिव्यू करने का प्रयास करूंगा मैं। अलग अलग मापदंड जो भी हमारे होते हैं, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, राइटिंग, एडिटिंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। आपने वीर सावरकर की फिल्म देख ली है, कैसी लगी वो कमेंट में बताइएगा। वीडियो को साझा करना ना भूलें, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी फिल्म की होती है तो कहानी होती है, उसकी पटकथा होती है। तो प्रारंभ वहीं से करूंगा। कुछ मतलब ऐसा तो था नहीं कि कुछ लिखने की आवश्यकता थी इस कहानी में, सबको पता है, मतलब सबको नहीं पता है, माफ कीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अक्सर फिल्म बनती है तो हम कह देते हैं कि सबको पता है। गांधी के ऊपर फिल्म बनेगी, नेहरू के ऊपर फिल्म बनेगी, तो हम कह देंगे सबको पता है उनका जीवन। ये एक ऐसा पात्र था हमारे इतिहास में, वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। एक ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, और अब वो पर्पसफुली नहीं बताया गया है या ऐसे ही नहीं पता है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन इस फिल्म में वही पटकथा की अगर हम बात करें तो कहानी वही सीधी सीधी लिखी गई है। टाइमलाइन इतनी कुछ खास ऊपर नीचे नहीं चलती है। पहले उनके बचपन के विषय में बताया जाता है, उनकी जवानी, फिर कैसे ब्रिटेन गए, वहां पे जाकर के बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए थे। हाँ, उससे पहले उन्होंने यहीं पर अभिनव भारत सोसाइटी, जो एक सीक्रेट सोसाइटी थी, ये एक नया कंसेप्ट मुझे भी पहली बार पता चला कि ऐसे ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे ऐसे भी समूह थे जो सीक्रेट सोसाइटीज, ये यूरोप से ये चीज आती है कि सीक्रेट सोसाइटीज बना के गोरों से लड़ रहे थे, अपने जो औपनिवेशिक ताकतें हैं उनसे लड़ रहे थे। तो ये उन्हें प्रेरणा बाहर से मिली, उन्होंने उसे भारत में भी उतारा। उसके बाद वो जाते हैं ब्रिटेन, जाते हैं ब्रिटेन, जाके उनकी मुलाकात होती है वहाँ पे श्यामजी वर्मा जैसे लोगों से, क्रांतिकारियों से, जो बाहर रह करके भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वहाँ पे सोसाइटीज बना रहे थे। इंडिया हाउस करके उन्होंने बनाया था। भिकाजी कामा से मिलते हैं, मदन लाल ढींगरा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से मिलते हैं। वो पात्र बहुत शानदार लिखा गया है और बहुत अच्छा फिल्माया गया है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है उस व्यक्ति ने जिसने की है, वो मैं आगे अभिनय वाले क्षेत्र में बताऊंगा। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों से वो मिलते हैं, फिर गिरफ्तारी होती है वहाँ पे। उसके बाद काला पानी जाते हैं। काला पानी ही एक ऐसी चीज़ है जिसके विषय में हम जानते हैं कि सावरकर याद आते हैं तो काला पानी, सीधा काला पानी की सज़ा उन्हें हुई थी। उसके बाद वहाँ से किस तरह निकल पाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है, गांधी सावरकर के मतभेद। ध्यान दीजिएगा, मैं मतभेद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मतभेद ही थे। ये फिल्म में भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है, अलग अलग जगह हम पढ़ते हैं सावरकर को तब भी हम जान पाते हैं कि उनका गांधी से कभी मनभेद नहीं रहा। वो गांधी के आलोचक थे, उनके विचारों के आलोचक थे। तो ये फिल्म में भी बहुत अच्छा दिखाया गया है कैसे दोनों के बीच मतभेद थे, दोनों में वाद विवाद होता है। और जब दोनों के बीच वाद विवाद होता है तो गांधी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये व्यक्ति जो कह रहा है वो तार्किक है।
तो वो एक बहुत बढ़िया एस्पेक्ट है। वो तो अलग अलग तरह से दिखाया गया है फिल्म में, उसमें फिल्म मेकिंग के बहुत नायाब चीज़ें यूज़ हुई हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। और अंत में वही, जब वो काला पानी से निकलते हैं तो वो स्वतंत्रता के लिए किस तरह एक हीरो बन के निकलते हैं, वो अपना किस तरह योगदान देते हैं, और अंत में देश का बंटवारा, उसको लेकर के उनके क्या विचार थे। बहुत ही आप रेडिकल कह सकते हैं, पर वो रेडिकल नहीं था। बंटवारा सीधी सी बात है ना, रेडिकलिज्म की वजह से हुआ था, हमें मानना पड़ेगा। तो बंटवारे को लेकर के उनके बड़े ही तीखे और ऐसे विचार थे जो कांग्रेस की विचारधारा मानने वालों को बुरे लग सकते थे, पर जब आप उन्हें स्क्रीन पर देखेंगे तो आप कहेंगे सही बोल रहा है ये बंदा, एक एक शब्द जो ये बंदा मुंह से निकाल रहा है वो सत्य है। ये तो पटकथा की बात हो गई। संवाद बहुत बढ़िया लिखे गए हैं, मतलब मुझे निजी तौर पे, जो मैंने गांधी सावरकर एक वाद विवाद जो चलता है उसके विषय में बात करूं अगर, बहुत बढ़िया संवाद लिखे गए हैं। आप बार बार सुनने का आपका मन करेगा। कई संवाद ऐसे हैं जो एक बार आप सुनेंगे, आप मतलब घर आकर के दोबारा से आपको सुनना पड़ेगा। कि इन्होंने टीजर भी निकाला था उस चीज को लेकर के, उन दोनों के बीच के संवाद का। तो वो, क्योंकि वही बात होती है ना कि डायलॉग एक जब आप फिल्म देखते हुए सुनते हैं तो आप केवल फिल्म जो पर्दे पर चल रहा है वो देखते हैं। जब आप उसे बाद में आकर के सोचते हैं तो उस डायलॉग के बीच के बिटवीन द लाइंस जिसे कहते हैं ना, रीड करना, वो जब आप समझते हो तो उस संवाद में वो चीज है पूरा, वो आप समझने की कोशिश करोगे। वो बहुत अच्छा लगा है। एक जो बहुत रोचक चीज जो मुझे लगी, वो सावरकर का जो पात्र, रणदीप हुड्डा का जो पात्र था, विनायक दामोदर सावरकर जी का, वो जब कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, नॉर्मल कोई बात कर रहे हैं, उसके बीच में मराठी बोलने लग जाते हैं। क्योंकि एक ये ह्यूमन नेचर कहा जाता है, जो प्योरेस्ट इमोशन हमारा होता है वो हमारी मातृभाषा में निकलता है। चाहे फिर वो गुस्से वाला हो, गाली हो, चाहे बहुत खुशी जब हम व्यक्त करना चाहते हैं या बहुत गुस्सा जब हम व्यक्त करना चाहते हैं, तो अपने आप ही वो आदमी स्विच कर जाता है अपनी मदर टंग में। तो क्योंकि जो सावरकर जी थे उनकी मदर टंग मराठी थी, तो वो स्विच बहुत अच्छा किया है। तो ये एक फायदा मिला मेरे ख्याल से रणदीप हुड्डा, क्योंकि लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं, तो उन्होंने संवाद लिखते समय उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा ये कि यार यहां पे एकदम स्विच कर जाना है। इसी तरह अंग्रेजी में वो स्विच करते हैं कि जैसे किसी अंग्रेजी अफसर से बात कर रहे हैं, किसी जज से जब वो बात कर रहे हैं, तो फौरन उन्हें इंग्लिश पे स्विच कर जाना है, और उसमें भी इंग्लिश हल्का सा उन्हें एक्सेंट डालना है, पूरा नहीं, हल्का सा एक एक्सेंट डालना है, क्योंकि एक दबाव जो पड़ता है वो आप फिल्म में कई जगह देखेंगे भी कि अंग्रेज एकदम भौचक्का सा रह जाता है कि अरे साला पुअर इंडियन, ब्लडी इंडियन, तू हिंदी बोलता है, तू तो इंग्लिश कैसे बोला, तो हिंदी बोलनी चाहिए, और इंग्लिश में भी तू ऐसी इंग्लिश बोल रहा है जिसमें मुझे लग रहा है कि तू एक एलिट वर्ग, जो हम कहते थे ना, अंग्रेज अपने आप को एलिट वो समझते थे, या कुछ अंग्रेजी बोलने वाले भारत में जो थे वो अपने आप को एलिट वर्ग में रखते थे। तो वहां पे सावरकर जी अब एकदम अंग्रेजी पे स्विच करते हैं, तो आपको बहुत मजा सा आएगा थिएटर में वो देख के कि वाह ये सीन एक बढ़िया था। तो ये राइटिंग मैं कहूंगा कि एक मैच्योर राइटिंग हुई है। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप ये फिल्म देखेंगे ना, आप ये नहीं जज कर पाएंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो इस फिल्म से जुड़ा हुआ ना हो, जो इस फिल्म के बारे में पहले से ना जानता हो, वो ये जज नहीं कर पाएगा कि एक निर्देशक का डेब्यू है। कई ऐसी चीजें, रणदीप हुड्डा का क्योंकि पहली बार निर्देशन कर रहे हैं वो, कई ऐसी चीजें इस फिल्म में हैं जो नई लगेंगी आपको। हाँ, कई लोगों को खराब लग सकती है, भैया एक नया प्रयोग किया गया है, कुछ काम किए हैं, कुछ काम नहीं भी किए हैं, लेकिन एक नया प्रयोग, एक जो नया निर्देशक होता है, आप देखेंगे कि वो नए प्रयोग करने से डरता है। वो कहता है कि यार सीधे सीधे ढर्रे पे भाई बना दो, मेरा निर्देशन में डेब्यू हो जाए, बाद में आगे करेंगे। लेकिन रणदीप हुड्डा ने यहां पे वो नहीं किया, जिसका मैं बहुत साधुवाद दूंगा उन्हें कि उन्होंने रिस्क लिया और मतलब उस बात में डरे नहीं, वो उन्होंने किया। निर्देशन से अभिनय पे चलते हैं। अभिनेता के रूप में वीर सावरकर का जो पात्र है रणदीप हुड्डा ने निभाया, और जैसा कि मैंने प्रारंभ में कह दिया, मेरे विचार में व्यक्ति अब तक जितना देखा है इस साल सिनेमा में, नेशनल अवार्ड डिजर्व करता है इस रोल के लिए, और उसके कई कारण हैं। पात्र में डूबना, उसका डेडिकेशन, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एक तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हमने देख ही लिया, किस तरीके से लोग इंडिया का क्रिश्चियन बेल उन्हें कह रहे हैं। ऐसा उन्होंने पहले भी किया है, सरबजीत के लिए उन्होंने किया है बॉडी ट्रांसफॉर्म अपना, और फिल्मों के लिए बैटल ऑफ सारागढ़ी जिसकी मैंने बात की, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर केश और दाढ़ी वाड़ी सब उगाए थे। इसमें भी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे उसका डेडिकेशन कि हाँ भाई इस आदमी ने पढ़ा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख करके। और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आपको लगेगा कि जो पात्र है वो स्क्रीन पर ग्रो करता देख सकते हैं आप। वही मैंने कहा, बॉडी लैंग्वेज, वो जिस तरह चल के आ रहा है, भाषण देते हुए उसका हिलना डुलना, काला पानी में जिस तरीके से उस पर उत्पीड़न हो रहा है, शारीरिक उत्पीड़न उस पर हो रहा है, तो उनकी एक्टिंग, मतलब मुझसे अगर कोई पूछे, मुझे तो ऐसी आशा थी, मैं ये फिल्म देख ही रणदीप हुड्डा के लिए रहा था। पहली चीज तो मुझे ये आशा थी कि ये व्यक्ति कर लेगा, क्योंकि मैंने पहले उनका जैसा इतिहास देखा है, मैं और चार्ल्स जैसी उन्होंने फिल्में की हैं,
सरबजीत उन्होंने की है, एक लाल रंग उनकी बहुत अंडररेटेड एक फिल्म रही है। तो ये मुझे लगता था कि, लेकिन ये फिल्म मुझे देख करके लगा कि इस रोल को उनके करियर का पीक तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं उससे कम नहीं कहेंगे। सरबजीत के लिए उनकी बेहद प्रशंसा हुई थी। तो ये भी कहीं ना कहीं उस मानक को छूती है। कई ऐसे सीन है, मतलब आपको कंपा देंगे। एक काला पानी के ही कई सीन्स हैं, उनको कालकोठरी में डाला गया था, 2 या 3 उनको मेरे ख्याल से 6 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हुई थी, जिसमें कालकोठरी मतलब बिल्कुल नाम से ही आप जज कर पा रहे होंगे कि रोशनी तक नहीं वहां पे आती है। वहां पर जिस तरीके का वो सीक्वेंस है, और काफी लंबा वो सीक्वेंस है, 2 से 3 मिनट खींचा है, ये निर्देशक के रूप में भी उनकी परिपक्वता को दर्शाता है कि 2 से 3 मिनट उन्होंने खींचा और सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा है वहां पे। वो शॉट बहुत ही मतलब स्ट्रांग है, आपको हिट करेगा कि मतलब उनकी पत्नी ने जो उनसे कहा, उनके बचपन में उनके पिताजी ने उनसे कहा था स्वतंत्रता को लेकर के, अंग्रेज उनके ऊपर कैसी टीका टिप्पणी करते हैं, गांधी जी से उनका एक बार कॉन्वर्सेशन हुआ, उन्होंने क्या बोला था, सब कुछ उनके दिमाग में चला और वो पागल से हो रहे हैं अंदर। ये दिखाना, ये चीज एक मैच्योर लिखाई को, मैच्योर एक्टिंग को दर्शाती है। उसके बाद गांधी संवाद की मैंने बात की, उसमें बहुत स्ट्रांग लगा, उसमें गांधी का भी रोल जिन्होंने किया है वो भी बहुत स्ट्रांग लगे हैं। तो ऐसे कई ऐसे पॉइंट हैं फिल्म में, कई टाइमलाइन है जहां पर अपने अभिनय का जो है लोहा मनवाया है रणदीप हुड्डा ने। उसके इतर यमुनाबाई का पात्र जो है अंकिता लोखंडे ने किया है, वो पत्नी बनी है वीर सावरकर की। जितना उन्हें रोल मिला है, स्क्रीन टाइम कमी है, कुछ खास नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने अपना 100% दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। एक और जो बहुत रोचक पात्र थे विनायक दामोदर सावरकर के निजी जीवन में भी और इस फिल्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में है, वो है अमित सियाल, जो कि सावरकर जी के बड़े भाई के रूप में, जिन्हें बाबा राव के नाम से, मतलब निक नेम उनका बाबा राव के नाम से उन्हें जाना जाता था। उनका पूरा नाम गणेश दामोदर सावरकर था। और मतलब मैं रणदीप हुड्डा जी को सुना, मुझे अभी लाइव सुनने का अवसर मिला, तो वो उसके लिए बताते हैं, उन्होंने जब पढ़ा था पूरा सावरकर का पात्र पढ़ रहे थे, कि बाबा राव के ऊपर अलग फिल्म बन सकती है। वो ऐसे कैरेक्टर थे, मतलब वीडी सावरकर को हम सब जानते हैं, लेकिन उनके जो 2 भाई, उनके एक बड़े भाई एक छोटे भाई भी थे, छोटे भाई के साथ तो बहुत बुरा हुआ था आगे चल करके। वो जो थे नारायण सावरकर, भारत की पहली मॉब लिंचिंग, स्वतंत्र भारत की पहली मॉब लिंचिंग अगर किसी की हुई थी तो वो वीर सावरकर के छोटे भाई थे। गांधी की हत्या के बाद उनकी मॉब लिंचिंग हुई थी, उनके सर पे, जिस वजह से उनके सर पे एक चोट लगी और बाद में उसी के चलते वो कभी रिकवर ही नहीं कर पाए उस बीमारी से। उनके सर पे चोट लगी, बीमार ही रहने लगे और अंततः मर गए। तो ये एक प्रसंग है जो हमारे इतिहास से मतलब मिटा दिया गया कहें या जो भी कहें, हम नहीं जानते इस विषय में। इसी तरह जो उनके बड़े भाई थे, जिनका पात्र जो अमित सियाल ने किया, बहुत मतलब सावरकर स्वयं लिखते हैं कि उनसे भी 2 डिग्री ऊपर थे वो, चाहे वो मानसिक लेवल पे स्ट्रांग हो या शारीरिक लेवल पे। और वो फिल्म में दिखता है, एक संवाद है बहुत मजेदार कि उनको इंटरोगेट करने का प्रयास कर रही है पुलिस, तो वो आदमी बहुत ही शांत स्वभाव में अपना स्ट्रेट फेस लेकर के बोलता है कि तुम लोग शायद हम भाइयों को भी जानते नहीं हो। तो ये छोटा सा संवाद काफी था। अमित सियाल बढ़िया एक्टर है, मंजे हुए एक्टर है, और यहाँ पे भी उन्होंने अपना 100% दिया है, वो बढ़िया लगे हैं। इसके तरह मोहनदास गांधी का पात्र है, राजेश खेड़ा नामक अभिनेता है, वो भी बढ़िया अभिनय करते हैं, थिएटर के हैं शायद से, वो भी उन्होंने बढ़िया पकड़ा है। गांधी का पात्र भी बढ़िया किया गया है। बॉडी लैंग्वेज जो उन्होंने गांधी की पकड़ी है बहुत बढ़िया की। जब जवान थे गांधी, जब इंग्लैंड में उनसे मिलने आते हैं सावरकर जी से, तो उनका कैसा बॉडी लैंग्वेज था, एक वही झुक के प्रणाम करना, वो सब चीजें जो गांधी की चलती हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो किस तरीके से अपना, जब नेता एक बन गए थे, फिर किस तरीके से उनका रहा, और अंत में जब उनका वध होते हुए दिखाया है, तब वो किस तरीके से चल रहे थे, बिल्कुल बुढ़ापा और वो सब चीज़ें, अनशन वंशन जो भी किया करते थे। तो वो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी पकड़ी है। बाकी छोटे छोटे पात्र आते रहे हैं। मदन लाल ढींगरा का जो मैं आपसे कह रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एक्टिंग आपको देखनी होगी। मदन लाल ढींगरा के विषय में अगर आप ना जानते हो, तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी बाहर रह के, एक उनका जो पात्र है आपको फिल्म में देख के मजा आएगा। वो ऐसा पात्र था कि आप देख के कहेंगे कि यार ये तो स्वतंत्रता सेनानी लग ही नहीं रहा, कहाँ मतलब फ्रीडम फाइटर। हमारे मस्तिष्क में एक वो है ना, हम तिलक जी को देखते हैं, बाकी सारे सीरियस जैसे बिस्मिल हो गए, सब हो गए, आजाद हो गए, कि हमें लगता है कि 24 घंटे क्रांति 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 वो जो चलता है, वो चीज एक जो ये स्टीरियोटाइप था, उसे तोड़ता है ये पात्र मदन लाल ढींगरा का। और वो पहली बार सावरकर जब उनसे मिलते हैं, यानी रणदीप हुड्डा का पात्र जो है, वो उनसे मिलते हैं, वो भी देख करके चौंक जाता है कि यार ये क्या है। वो उनकी एंट्री हुई है, सिगरेट पी रहे हैं वो, तो उनकी एंट्री होती है तो सावरकर चौंक जाते हैं, यार ये कैसा आदमी है, इतना एक तो कूल सा अंग्रेजी कपड़े पहने हुए हैं और ऐसा सा लग रहा है। उसके बाद पार्टी के दृश्य दिखाए, सब कुछ दिखाया, फिर वो अपनी भी विचारधारा बताते हैं कि क्रांति अपनी जगह है और मौज मस्ती अपनी जगह है, और हमें ये करना पड़ेगा, हमें
इनके जैसा, इनको हराना है तो इनकी तरह सोचना सीखना पड़ेगा, इनके जैसा बनना भी पड़ेगा उसके लिए। तो वो बहुत मजेदार कैरेक्टर दिखाया। तो मुझे जो मदन लाल डींगरा का जो पात्र था वो बहुत पसंद आया। वो भी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 25 वर्ष की आयु में जो है मृत्युदंड दे दिया गया था, मार दिया गया था। वो एक पहले व्यक्ति थे जिसने ब्रिटिश सॉइल पे किसी ब्रिटिश अफसर का वध किया था। तो ये उनकी लेगेसी थी। तो उनका पात्र भी बहुत मजेदार है। बाकी बीच बीच में आते हैं जिन्ना, आपको दिखेंगे जिन्ना अपने वही एक एलीट सिगरेट पीता हुआ, मतलब सिगरेट भी वो पी रहा है तो उसमें वो लगा करके वो जो लगाने वाला होता है वो एक एलिटिज्म दिखाता है। नेहरू का छोटे छोटे पात्र कई आते हैं जो इंप्रेसिव लगे हैं अपने अपने लेवल पे। बट इन वन सेंटेंस इफ यू आस्क अबाउट एक्टिंग देन रणदीप हुड्डा स्टील्स द शो। अभिनय के बाद बात करूंगा सिनेमेटोग्राफी की। सिनेमेटोग्राफी के लिए एक कहा जाता है, कहावत है कि कोई भी फिल्म जो है, हमने देखा है फिल्म के इतिहास में, फिल्म जगत के इतिहास में, कि कहानी के बिना फिल्म बन सकती है, यानी अच्छी कहानी के बिना, कहानी के बिना ही फिल्में बनी हैं। अच्छे अभिनय के बिना फिल्म बन सकती है, संवादों के बिना फिल्म बन सकती है, गानों के बिना फिल्म बन सकती है, लेकिन कैमरा के बिना कोई फिल्म नहीं बन सकती। तो सत्य है, ये भी एक फैक्ट है। तो सिनेमाटोग्राफी की बात करूंगा। मैंने अपने जब ट्रेलर का मैंने रिव्यू किया था तो उसमें मैंने कहा था कि क्योंकि रणदीप हुड्डा पहली बार निर्देशन कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सिनेमाटोग्राफर के साथ उनका जो तालमेल बैठे तो एक अच्छा सिनेमा पर्दे पर उतर कर आएगा। और यहां पे मुझे ऐसा लगा कि आया है। सिनेमाटोग्राफर ने अपने लेवल पे रिस्क लिए हैं कई, जैसे कि हैंडल शॉट्स हैं कई, जो पैनिक वाले शॉट्स हैं या भागदौड़, मतलब तो आपको लगेगा कि यार ये ट्राइपॉड पर रख के या रख करके कैमरा किया जाता है, लेकिन उनको हैंड हेल्ड किया गया है। और वो शायद किया गया है एक रॉ फील देने के लिए, आपको पीओवी फील देने के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू। उदाहरण के रूप में शवों का एक शॉट है, बहुत सारे शव हैं, वहां पे एक शव ला करके रखा जा रहा है, तो आपको मतलब शवों के बीच रख दिया गया है कैमरा। मतलब आप देखेंगे तो आपको एक पैनिक सा क्रिएट हो जाएगा, आपको एक अनकंफर्टेबल आप हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आप लाशों के बीच लेटे हुए हैं। इस तरीके के शॉट्स वही रॉ फील देने के लिए। एक और मजेदार चीज सिनेमेटोग्राफी में जो की गई है, कैमरा प्लेसमेंट, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। यहां पे एक नायाब, एक नया सा कैमरा प्लेसमेंट किया गया है। उस पर मैं समझाता हूं आपको कैसे, कि कुछ शॉट्स जो होते हैं फिल्म मेकिंग, मतलब जो बुकिश फिल्म मेकिंग होती है, उसमें होता है कि दो आदमी अगर बात कर रहे हैं तो हाँ इस तरीके से शूट हो सकता है कि हाँ एक ओटीएस शॉट कहते हैं, ओवर द शोल्डर पीछे लगा दिया, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कोई चल के आ रहा है तो आप सीधा सीधा उसे ले लोगे। यहां पे इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा गया है। डिफरेंट जगह पर कैमरा प्लेस किए गए हैं, एकदम नीचे रख दिया या ऊपर से ले लिया गया। ये इसका एक बहुत रोचक उदाहरण है जोकर फिल्म, वाकिन फीनिक्स वाली जो आई थी, उसमें यह चीज की गई थी। टोड फिलिप्स उसके डायरेक्टर थे। वहां पे भी कई लोगों ने इसकी आलोचना की, कुछ लोगों को ये चीज पसंद आई। वहां पे भी एक बहुत वियर्ड जगह पर कैमराज रखे गए थे, जिससे एक अलग ही तरह का पर्सपेक्टिव पूरे सिनेमा में, पूरे फिल्म में हमको मिलता है। यहां पे भी वो देखने को मिला। मुझे वो चीज अच्छी लगी, कुछ लोगों को वो चीज अजीब लग सकती है, खराब भी लग सकती है, वो अपना अपना इस चीज पे पर्सपेक्टिव है। मुझे वो चीज ठीक लगी थी। लो एंगल शॉट्स लिए गए हैं। लो एंगल शॉट होता है कि मतलब नीचे से अगर आप लेते हैं, किसी को बड़ा दिखाना है, किसी को विशाल दिखाना है आपको, चाहे वो विलन के रूप में हो या हीरो के रूप में। जैसे बाहुबली में आपको याद होगा, नीचे से शॉट लिया गया, इतना बड़ा सा वो जो पात्र दिखता है अमरेंद्र बाहुबली का, यहाँ पे विलन के रूप में, विलन के लिए ये यूज किया गया। विलन कह लें या जो भी उस सीन में एंटागोनिस्ट, यानी कि काला पानी में जेलर था उनका, उसके लिए यूज किया गया कि नीचे से उसके शॉट्स लिए गए हैं, वो और विशाल और क्रूर दिखता है। कैमरा के साथ साथ लाइट का भी उत्तम प्रयोग है। एक वही टोन, पूरी फिल्म में टोन वैसा ही है, थोड़ा सा येलोइश और थोड़ा सा डार्क। थोड़ा थोड़ा उदाहरण अगर मैं लूं तो सरदार उधम फिल्म आई थी विक्की कौशल वाली, उसमें थोड़ा थोड़ा ये था, वहां पे थोड़ा ब्लूइश ज्यादा था, यहाँ पे येलोइश टोन है। बाकी कुछ इतना अंतर नहीं। आपको लगेगा कि लगभग वैसी सी वाइब और वैसी सी एक जो विंटेज वाइब होती है वो देने में सफल रहे हैं। इसके बाद बात करूंगा एडिटिंग की। एडिटिंग वही टाइमलाइन की बात करें तो 95% लगभग सीधी सीधी चली गई, तो उसमें तो कुछ इतना कठिन था नहीं। हाँ, जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन जिसे कहते हैं कि एक के बाद एक सीन जो स्विच होता है, वो बहुत अच्छे कई जगह किए गए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में चिता जल रही है तो वहां पे एक दुख वाला फैक्टर है, लेकिन उससे आपको पॉजिटिविटी में या उसमें जाना है, तो चिता जल रही है, चिता से एक लौ जलती है, वो लैंप जल रहा है या दिया जलता है, तो वो ट्रांजिशन एक सिंबॉलिक वे में दिखाया जाता है कि होप, कि ठीक है इंसान मर गया है लेकिन उम्मीद नहीं मरी है। आपको वो क्रांति जो आपको करनी है, आपको मतलब खत्म नहीं कर देना है। एक ठीक है बलिदान हुआ लेकिन आपको चलते जाना है, तो वो सिंबोलिज्म था। गांधी को लेकर के एक बहुत मजेदार सिंबोलिज्म था कि गांधी अपना वही, वो उनका पात्र जो है बार बार बोलता है अहिंसा परमो धर्म और वो सब, तो वहां पे यहाँ वो अहिंसा परमो धर्म बोल रहे हैं और वहां पे वीर भगत सिंह जो है सॉन्डर्स का वध कर रहे हैं। तो वो ट्रांजिशंस जो हैं ये बहुत अच्छे लगे हैं। ऐसा एक और था बहुत रोचक, दिसंबर 1911 की ये घटना है। किंग जॉर्ज जो था
किंग जॉर्ज फिफ्थ था मेरे ख्याल से, फोर्थ या फिफ्थ था, और क्वीन उनका कोरोनेशन हुआ था इंग्लैंड में, उसका उत्सव भारत में भी मनाया गया था दिल्ली में। तो वो शॉट जो है वो बहुत मजेदार दिखाया कि यहाँ पे जो है उसके कोरोनेशन की सेरेमनी चल रही है, उत्सव चल रहा है, और काला पानी में जो है वीर सावरकर को कोड़े पड़ रहे हैं उसी टाइम पे, बिल्कुल उसी टाइम पे। और वो दिखाया बहुत अच्छा गया है कि आपके वहां रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका खून भी खौल जाएगा कि यार ये साला क्या हो रहा है हमारे देश में। तो वो बहुत अच्छा है। और एक और रोचक चीज मैं आपको बताता हूं, ये डॉक्यूमेंटेड है कि उसी समय पे, उसी दिन, उसी समय पे, उसी साल 1911 की एक घटना है, दिसंबर की 11 या 12 दिसंबर, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद आ रही। ये भी मजेदार चीज है, डेट आपको लिखी गई है, टाइमलाइन जो है एडिटिंग, ये भी एक बढ़िया चीज है कि डेट आपको समय समय पर बताई जाती है। तो उसी दिन जो है वहां पर कोड़े मारे जा रहे हैं, वहां पे कोरोनेशन समाप्त हुआ, यहां पे इनके कोड़ों की जो सजा है वो समाप्त हुई है। ये डॉक्यूमेंटेड चीज फिल्म में बहुत अच्छी दिखाई है, तो इसके लिए भी एडिटिंग को साधुवाद। एक और मजेदार चीज थी, वो थी फोर्थ वॉल ब्रेक करना। इसके विषय में मैं डिटेल में थोड़ा सा आगे बात करूंगा, लेकिन ये भी वही सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग में आता है, तो इसके लिए भी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा एडिटिंग टीम की, सिनेमाटोग्राफी टीम की, कि शायद बहुत कम भारत में यूज होता है फोर्थ वॉल ब्रेक करना, और उसको बहुत उम्दा तरीके से ब्रेक किया गया है। आप थिएटर में बैठे होंगे ना, जो पात्र है आपकी आंखों से आपकी आत्मा में झांक लेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर, आपकी आत्मा से वो बात कर रहा है। ये चीज बढ़िया है। एक और चीज में प्रशंसा करूंगा, वो है एस्थेटिक। या आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा, सोशल मीडिया बहुत चल रहा है आजकल, कि एस्थेटिक क्या होता है। यहां पे जो है हत्या करने, वध करने जब जा रहे हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी, चाहे फिर वो भगत सिंह हो चाहे मदन लाल ढींगरा हो, इतना एस्थेटिकली वो जा रहा है, कोट पहनेगा प्रॉपरली, उसका मतलब पूरा पात्र आपको नहीं दिखाया जा रहा, फेस नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें आपको दिखाई जा रही हैं कि पिस्तौल निकालेगा, उसको साफ करेगा, कहीं बम मारना है तो बम बांध रहा है, पिस्तौल में गोलियां भरते हुए, वो एक एस्थेटिक वाइब जो होती है वो अच्छी दी गई है। और पूरा धीरे 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 चलेगा, और उसके बाद ठा 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 3 आपको आवाज आएंगी, या बम मारा है तो धम से आवाज आएगी। वो जब आप देखते हैं, और आप क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी के पीओवी से देख रहे हैं, आप सावरकर जी के पीओवी से पूरा देख रहे हैं, तो आपको बहुत कंफर्टिंग लगेगा कि मतलब एक शांति सी मिलती है कि अरे एक अंग्रेज गोरे को जो है धाड़ धाड़ गोली मारी भगत सिंह के पात्र ने। वो चीज भी एडिटिंग को मतलब प्रशंसा करनी चाहिए उसके लिए। इसके बाद बात करूंगा संगीत की। गाने तो ऐसे कुछ है नहीं फिल्म में, मतलब 2-4 ही गाने, और मुझे इतने कुछ प्रभावित नहीं किया, लेकिन एक गाना जो था उसने बहुत प्रभावित किया है, उसके विषय में अंत में बताऊंगा वीडियो के, क्योंकि वो उसी तरीके का है। उससे इतर जो बीजीएम था, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर जो था, वो बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग मैं क्यों कह रहा हूं, अलग अलग जगह पे अलग अलग जहां जहां यूज हुआ है, वो आप देख करके कह दोगे भाई एनिमल फिल्म की तरह की मेहनत की गई। आप कह दोगे कि भाई किसी ने सोच के किया है, ऐसा नहीं है कि ठलवा दिया कि लास्ट में कि हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक तो कुछ भी डाल देंगे, सोच करके किया गया है। और क्योंकि जैसे जैसे सीन है अपलिफ्टिंग, कहां आपके रोंगटे खड़े कर देता है। उदाहरण के रूप में एक जगह महाराष्ट्र का सीन दिखाया है उनके घर का, कि गणेश जी की जो है शोभा यात्रा उसमें निकल रही है, उसमें कुछ गतिविधि चल रही है, वहां पे पीछे जो म्यूजिक बज रहा है उसमें ताशे बज रहे हैं, ढोल तो होता है, ताशे जो होते हैं ना धम धम करके बड़ा वाला ढोल बजता है, वो बहुत अपलिफ्टिंग सा लगता है, और वो सीन के हिसाब से परफेक्टली जा रहा है। तो वो चीज आपको पसंद आएगी, मुझे तो आई थी ये फिल्म में, आपको भी आएगी। काला पानी के समय में आप देखेंगे वहां पे जो म्यूजिक है थोड़ा टेंस और थोड़ा सा वही अपलिफ्टिंग है, सावरकर के पीओवी से कि यार उनको कुछ करना है करना है करना है, लेकिन जो ओवरऑल माहौल है वो थोड़ा सा भयावह कर देने वाला, वहां पे भी अच्छा साउंड बनाया गया है। तो कुल मिला के बढ़िया साउंड डिजाइन किया गया है। साउंड डिजाइन के साथ साथ मेकअप टीम को भी कुडोज, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। अंकिता लोखंडे का जो पात्र है, जितने भी सीन्स में आती है वही मराठी स्टाइल में उन्होंने साड़ी पहनी है, सब कुछ। हुड्डा ने तो मेरे ख्याल से अपना बाल जो थे उन्होंने आधे तो उड़ा ही दिए थे, मतलब शेव ही कर लिया था अपना सर, लेकिन फिर भी वो लगे हैं सावरकर। आप देखा था पहले लुक से ही मुझे तो लगा कि मतलब ऐसा लगता है कि वीर सावरकर ही स्क्रीन पे उतर के आ गए, जितनी हमारे पास उनकी फोटोज अवेलेबल है उनसे तो ऐसा ही। गांधी के पात्र का भी अच्छा मेकअप किया गया, वो अलग अलग टाइमलाइन पर जैसा कि मैंने बताया दिखते हैं, जब जवान गांधी हैं उसके बाद बूढ़े हुए, फिर एकदम बूढ़े हुए, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज तो है ही, अपने आप को कैरी करना तो था ही। मेकअप टीम ने भी सबके ऊपर अच्छा काम किया है, गांधी हो हुड्डा हो सबके ऊपर बढ़िया काम हुआ है, तो मेकअप टीम का भी साधुवाद। अब आते हैं कुछ ऐसे बिंदुओं पे जो सिंबॉलिक, जिन्हें हम कह देते हैं, जो कि ऐसी फिल्मों में महत्वपूर्ण होते हैं कि ठीक है सिनेमा अपनी जगह है, संवाद अपनी जगह है, लेकिन कुछ ऐसे स्टफ होते हैं ना जो आपके साथ रह जाते हैं पिक्चर के बाद। आप थिएटर से निकलते हो कि हाँ यार ये चीज़ कुछ नहीं देखी या ये महत्वपूर्ण था। तो इसमें सबसे पहले वही बात करूंगा जो मैं कह रहा था, फोर्थ वॉल ब्रेक करना। फोर्थ वॉल ब्रेक करना होता क्या है, पहली बात तो बता दूं। फोर्थ वॉल ब्रेक करना होता है कि डायरेक्ट जब ऑडियंस से संवाद करने लगता है, हमारा जो पात्र है, आपस में वो लोग कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट ऑडियंस से सीधा कैमरे में देख करके आपसे बात कर रहा है। इसका उदाहरण
जो लोगों ने देखा होगा डेडपूल फिल्म में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। हालांकि वो कॉमिक रूप में दिखाया गया है, यहां पे वो चीज सीरियस है, लेकिन जो टेक्निक है वो सेम है कि सीधा आपसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। तो यहां पे कई संवाद जो हैं, गांधी सावरकर डिबेट वो आंखों में आंखें डाल करके हुई है। उसका एक टीजर भी आपने देखा होगा, फिल्म में 2-3 जगह पर हुई है। अच्छा, ये जो 2-3 जगह पर गांधी सावरकर संवाद हुआ है, ये इतना महत्वपूर्ण है, उसके संवाद, उसकी पूरी फिल्म मेकिंग इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी बढ़िया बनाई गई है कि आप इस पर एक अलग शॉर्ट फिल्म बन सकती है, गांधी सावरकर संवाद को लेकर के। उससे इतर जहां फोर्थ वॉल ब्रेक हुई है वो है जब जब स्वतंत्रता सेनानी, शुरुआत से उन्होंने दिखाया है कि हमें केवल जब फांसी की बात होती है तो हमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 3 हमारे वीर याद आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे। चापेकर बंधुओं से लेकर के मदन लाल ढींगरा को हुई थी। सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी भारत के, बंगाल से आते खुदीराम बोस, उनको 18 वर्ष की आयु में फांसी हुई थी, 18 वर्ष। उसके बाद भगत सिंह तो थे ही। तो ये लोग जितने भी हैं ना, ये लोग जब स्क्रीन पे आते हैं, फांसी का फंदा टंगा हुआ है, ऊपर से एक लाइट पड़ रही है, वो आंखों में आंखें डाल करके जब वो बोलता है ना वंदे मातरम या इनकलाब जिंदाबाद, तो वही जो मैं बोल रहा था फील, कि आंखों से आपकी आत्मा में उतर जाता है। फिल्म की रोचक चीजों में अंत में आता हूं मैं, द माफी वीर डिबेट एक जो चलती है सोशल मीडिया पे, आ जाते हैं ना कुछ भी, आप सावरकर नाम टाइप कर दो, VD सावरकर, आप नीचे आ जाएगा कोई ना कोई, अरे माफी मांगा, मर्सी पिटीशन, ये वो तमाम तरीके की। इस फिल्म में जिस तरीके से वो चीज दिखाई गई है, मैं मतलब हाथ जोड़ के साधुवाद करूंगा रणदीप हुड्डा का, इस फिल्म से जुड़े एक एक व्यक्ति का। मैं ये लिख के देता हूं कि आज से 50 साल बाद जब कोई इस फिल्म को देखेगा, वो कुछ नहीं जानता होगा, एक फॉरेन बंदा मान लो कि उसको ना भारत के इतिहास के बारे में पता है, ना वो सावरकर को जानता है, ना गांधी को जानता है, किसी को नहीं जानता, भारतीय स्वतंत्रता अभियान को नहीं, किसी चीज को नहीं जानता। वो सिर्फ ये फिल्म देखेगा सावरकर को जानने के लिए, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, कोई स्वतंत्रता सेनानी की तरह नहीं, कुछ नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति। देखें जरा ये बंदा क्या था, आज से 50 साल बाद जब देखेगा, और वो जब ये माफी मांगने वाला है, मर्सी पिटीशन लिखने वाला जो पूरा प्रसंग है फिल्म में, जैसे वो फिल्म आया गया है, उसे देखेगा तो उसके दिमाग में जो छवि बनेगी, वो आज ये जो सोशल मीडिया पे 2-2 रुपए वाले चिंटू लिखते हैं ना, माफी वीर और मर्सी पिटीशन, उनसे बहुत अलग होगी। क्योंकि इस फिल्म में उसे इतनी सुंदरता से फिल्माया गया है कि वो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया उन्होंने, और आप उस पर्सपेक्टिव से सोच पाएंगे कि हाँ यार, ये भी तो एक उसका POV हो सकता है, स्वतंत्रता सेनानी जो कि वहां कोलू चला रहा है, वो आदमी कोलू का बैल बना हुआ है, काला पानी में, खाने को नहीं मिल रहा, विष्ठा में खून आ रहा है उसके, वो एक मर्सी पिटीशन लिख रहा है। और वो सीन बहुत सुंदर फिल्माया गया है, वो सामने बैठ करके ब्रिटिश अफसर के वो मर्सी पिटीशन लिखता है। वो एक ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, यही ब्रिटिश अफसर है जो बोलता है कि ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन आई हैव एवर नोन। तो वो उन्होंने क्यों कहा है ये आप जान पाएंगे उस सीन को देख करके, इस फिल्म को देख करके। तो वो बहुत अच्छा शूट किया है। अब अंत में आते हैं कि फिल्म में समस्या क्या थी या मुझे क्या समस्या लगी। तो इस फिल्म की समस्या बड़ी विचित्र सी थी। वो ये कि 2 घंटा 50 मिनट की, तो लगभग 3 घंटे की फिल्म है, पर फिल्म कहीं भी स्लो नहीं लगती। और उसका कारण एक बड़ा ही गूढ़ सा इसका कारण था कि सावरकर जैसे व्यक्ति को 3 घंटे के संक्षेप समय में कवर कर लेना मतलब कठिन तो क्या नामुमकिन है। इस व्यक्ति पे एक मतलब पूरी सीरीज बननी चाहिए थी या फिल्मों की श्रृंखला बननी चाहिए थी, क्योंकि जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे पूरा देख करके और आप घड़ी देखेंगे, कहेंगे यार मैंने 3 घंटा बिताया लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया। जो मतलब उस पात्र को इतना दिखाया है, लगभग अपना जान डाल दी निर्देशक ने, अभिनेता ने, पूरी टीम ने, लेकिन फिर भी लग रहा है कि कुछ छूट गया। और वो ऐसा हो रहा इसलिए हो रहा है क्योंकि सचमुच में बहुत कुछ छूट गया है, जो कि मुझे लगता है इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था, उन पे डिटेलिंग अधिक होनी चाहिए थी। वो थी, सावरकर एक रिफॉर्मर थे, हिंदुत्व प्रीचर थे, मतलब बहुत कुछ था हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए, लोगों के लिए। जो उस व्यक्ति ने किया उसको और डिटेल में दिखाया जाना मेरे ख्याल से आवश्यक था। जैसे कि छोटे छोटे इंस्टेंसेस दिखाए गए हैं कि दलितों के लिए क्या किया उस व्यक्ति ने, मंदिर में दलितों की एंट्री को लेकर के, भोज कराने की बात करते हैं, वो अंतरजातीय भोज कराने की बात। रिफॉर्मर इस तरीके के हैं कि लोग वही ना कट्टर बोल देते हैं कि अरे ये तो ट्रैड है और कट्टर है और सम तरीके। उनके विचार आप जातिवाद को लेकर के सुन ले कि नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है भाई, अंतरजातीय विवाह करो, 4 पीढ़ियों में जो है सब भूल जाएंगे कि कौन जाति थे, सिर्फ हिंदू बचेगा। ऐसे ऐसे इतने मतलब अहेड ऑफ टाइम विचार, जो बाद में आगे चल के अलग अलग लोगों ने अपनाए, फिर उन्हें अपना बना लिया कि ये तो हम कहते थे।
वो चीज विनायक दामोदर सावरकर जैसे लोगों ने कही है। काला पानी में घर वापसी कराने का एक सीक्वेंस है, वहां पे तुलसी का पत्ता खिला करके और गायत्री मंत्र के साथ घर वापसी कराते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अंदर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि अरे, वो रो रहा है, बोल रहा है मैं मुसलमान बन गया, मैंने मुसलमान का हाथ का खा लिया, या उसका खाना कुछ ऐसा खा लिया। उसको बोलते हैं कि तेरा दिमाग खराब, ऐसा थोड़ी होता है कि। तो बड़ा मजेदार एक संवाद है, वो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत ही रोचक संवाद है, वो आप फिल्म देखिएगा कि क्या बोलते हैं वहां सावरकर। तो ये सब चीजें छूट गई, और मतलब छूटी नहीं तो कवर भी बहुत कम कम समय के लिए 2-2 मिनट के सीक्वेंस में सब निकाल दिया गया, जबकि इस पे और समय दिया जाना चाहिए था। और वही बात है, अगर समय दिया जाता तो वही लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह 3 फिल्मों की श्रृंखला बनानी पड़ती, फिर उसका एक स्पिन ऑफ सीरीज बनानी पड़ती, जैसा कि मैंने बताया बाबा राव को लेकर के। जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में हॉबिट बनी थी, तो बाबा राव को लेकर के एक अलग सीरीज बनती, क्योंकि वो तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी था, लंबा भी था। तो मुझे ऐसा लगा कि चीजें बहुत छूट गई। अब आते हैं कि जो 2-3 दिन से चल रहा है इनकी कमाई का आंकड़ा और वो सब जो है, कमाई नहीं, मेरे विचार में फिल्म कमाई नहीं कर रही है जितनी उसे करनी चाहिए। और उसका कारण फिल्म खराब होना या अभिनय खराब होना या फिल्म मेकिंग खराब हुई है नहीं है, उसके बहुत अलग अलग कारण हैं। मुझे जैसा लगा है, मुझे लगा कि ये फिल्म बहुत खराब समय पर रिलीज हुई है, बहुत गलत समय पे। ये फिल्म मेरे ख्याल से पिछले साल बन के तैयार थी और अलग अलग आगे बढ़ते बढ़ते फिल्म अब जाकर के रिलीज हुई है। और गलत समय पे मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल फिल्म, हिस्टोरिकल प्लस पॉलिटिकल फिल्म। और क्योंकि चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है, तो वैसे ही जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है जो देश का, जहां चर्चा होती है इस फिल्म की, वहां कुछ और ही चर्चा हो रही है, वहां चुनावों की चर्चा हो रही है। सीधी सी बात है, पिछले एक हफ्ते में तमाम तरीके की चीजें आई हैं, समाचार आए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड हो या नेताओं की गिरफ्तारी हो, ये वो करके। तो मेरे विचार में बहुत खराब टाइमिंग थी। एक और उसमें सोने पे अभागा हो गया वो है कि आईपीएल चलने लगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले मैंने वीडियो में शुरुआत में कहा कि 22 लोगों के साथ मैंने फिल्म देखी है। मेरे लिए भी एक विचित्र एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं अक्सर थिएटर में फिल्म देखता हूं तो मुझे पता है शनिवार को रविवार को जो है डेंसिटी क्या होती है। 22 लोग शनिवार रात में फिल्म देखने आए हैं, तो आईपीएल जैसी चीज भी उस पर प्रभाव डाल रही है, सीधी सी बात है। उसके बाद मार्केटिंग मेरे विचार में अच्छी नहीं हुई है फिल्म की। ठीक है, अपने लेवल पे उन्होंने साक्षात्कार भी दे रहे हैं, अलग अलग जगह पॉडकास्ट में जा रहे हैं रणदीप हुड्डा, लेकिन वो एक जो होना चाहिए था, एक मजा सा नहीं आया मार्केटिंग में, और वो फिल्म में दिख रहा है, फिल्म के मतलब बिजनेस पे दिख रहा है। स्क्रीन्स प्रॉपर नहीं मिली है, वो भी मुझे लगता है कि जितनी क्योंकि जी के प्रोडक्शन में बनी है फिल्म, जी नॉर्मल में बहुत स्क्रीन्स दिला देता है, मतलब जितनी मिली है उससे बहुत अधिक दिला देता है। लेकिन हॉलीवुड की कुछ फिल्में हैं और भी अलग अलग भाषाओं की फिल्में आई हैं, उसकी वजह से स्क्रीन भी उतनी नहीं मिल पाई हैं। एक और इस चीज को लेकर के कि क्यों यह फिल्म कमाई नहीं कर रही है, हिट और फ्लॉप, ये तो एक बड़ी अजीब सी डेफिनेशन होती है, किसे आप हिट मानोगे? 15 करोड़ में बनी फिल्म है, अगर 20 करोड़ कमा लेती है, हिट है वो तो एक तरीके से। जैसे इस उदाहरण के रूप में इसका सरबजीत का ही अगर हम उदाहरण ले लें, इन्हीं की फिल्म थी, 15-20 करोड़ के आसपास में बनी थी और 40-45 करोड़ उसने कमा लिया, देखा जाए तो हिट है। लेकिन जिस विषय पे वो फिल्म बनी थी, जिस व्यक्ति के ऊपर वो फिल्म बनी थी, वो तो 100 करोड़ से ज्यादा कमानी चाहिए थी भाई। तो देखा जाए तो मेरी नजर में वो फ्लॉप है। वो चाहे 50 करोड़ कमा लेते, 60 करोड़, मेरी नजर में वो फ्लॉप है, क्योंकि वो 100 करोड़ कमाने जितने मासेस तक पहुंचनी चाहिए थी। यही इसके साथ भी हुआ है। और इसीलिए मेरा एक, इसे थ्योरी कह लें या मेरा विचार कह लें, कुछ लोग जो है वो कितना भी अच्छा काम कर लें, मतलब कितनी भी मेहनत कर लें अपने रोल में, कितना भी जान डाल दें, लेकिन वो अंडररेटेड ही रह जाते हैं। उनको वही ऑडियंस देखेगी जो देखती है। मतलब भविष्य में ये फिल्म कल्ट बनेगी। जैसे आज हम सरबजीत को याद करते हैं, चार्ल्स को याद करते हैं, उनकी कई फिल्मों को हम याद करते हैं। ये फिल्म भी शायद आज से 20 साल बाद लोग सावरकर पर कुछ देखना चाहेंगे तो ये फिल्म निकाल करके देखेंगे कि अभी के लिए बॉक्स ऑफिस शायद न्याय नहीं कर रहा है। और इसीलिए मैंने जो पहला संवाद बोला था अपने इस वीडियो का, वो यही कहा था कि ऑडियंस भले ही न्याय नहीं कर रही है, बॉक्स ऑफिस न्याय नहीं कर रहा है, बॉलीवुड तो न्याय कभी नहीं करेगा इस पात्र के साथ। चाहे वो फिल्म में जो पात्र उन्होंने प्ले किया है या रियल में रणदीप हुड्डा जो है, बॉलीवुड उनके साथ कभी न्याय नहीं करेगा, क्योंकि आज तक नहीं किया है। शायद नेशनल अवार्ड ज्यूरी जो है वो उनके साथ न्याय करे। हमने बहुत देख लिया भाई, चार्ल्स, सरबजीत, लाल रंग और अब सावरकर। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है। मैं कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूं भाई, आप मेरे कहने से क्यों फिल्म देखने जाओगे, जब रणदीप हुड्डा जो अगला बंदा जगह जगह साक्षात्कार दे रहा है, अपनी फिल्म के बारे में बता रहा है, टीम लगी पड़ी है, लोग नहीं जा रहे। लेकिन मैं वो अनुराग कश्यप सिंड्रोम में नहीं जाऊंगा कि एक वो कहते हैं ना, लोगों को कह देते हैं कि तुम ही मूर्ख हो, पिक्चर नहीं कमा रही, तुम मूर्ख हो, तुमको समझ नहीं आ रही। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत फैक्टर है जो मैंने बता दिए। अनुरोध हम लोगों से कर सकते हैं, अगर आप देखने गए हैं, एक आदमी अगर देखने गया है तो वो 4 लोगों को बताए फिल्म के पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे मैंने नेगेटिव भी बताया ना फिल्म का, आप भी अपने दोस्तों को, परिवार वालों को बताओ कि भाई ये नेगेटिव चीज है, लेकिन ये पॉजिटिव है। तो मेरा भी यही अनुरोध है। ये वीडियो जितने भी लोग देखें, 20,000, 30,000, 50,000, उस 50 में से
5,000 ही होंगे जिन्होंने यहाँ तक अंत तक ये वीडियो देखा होगा। तो आपसे मेरा अनुरोध है, उन 5,000 में से अगर 500 भी ये फिल्म देखने चले जाएंगे तो ये हमारे इतिहास के साथ, विनायक दामोदर सावरकर जी के साथ, रणदीप हुड्डा के साथ, सबके साथ ये न्याय होगा। और अंत के लिए जो मैंने बचा रखा था, जो मैंने आपसे म्यूजिक के लिए कहा था, एक गाना है इसमें, एक रैप है असल में, एक संबाटा करके आर्टिस्ट है, मराठी आर्टिस्ट है। रैप से हिप हॉप रैप जो है उससे मैं निजी तौर पे मैं बहुत सुनता हूँ, मैं बहुत पसंद है मुझे। संबाटा आर्टिस्ट है, उनको भी मैं पहले से सुनता था। तो जब मैंने उनका ये रैप सुना कि वो सावरकर फिल्म में डल रहा है तो मैं बहुत उत्साहित था। पहले से सुना था, लेकिन फिर भी फिल्म में अंत में वो गाना आता है तो मेरा हाथ जोड़कर एक और अनुरोध है कि अगर फिल्म देखने जाएं तो रैप पूरा सुने बिना, मराठी में है। देखिए मुझे भी मराठी नहीं आती और यहाँ पे मेरे बहुत सारे हिंदी भाषी ही मेरे दोस्त होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, देखने वाले। लेकिन वही है ना, म्यूजिक के लिए कहा जाता है कि संगीत के कोई बैरियर नहीं होते, बोल तो बस ऐसे ही होते हैं। संगीत जो है यहाँ से जाता है लेकिन वो यहाँ लगता है, यहाँ लगता है। तो मराठी में है, मुझे भी पूरा समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। लेकिन हाथ जोड़ के मेरा ये अनुरोध रहेगा कि फिल्म देखने अगर जाओ तो वो पूरा रैप सुने बिना थिएटर से मत निकलिएगा। तो दोस्तों मैंने छोटा सा प्रयास किया स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म का रिव्यू करने का। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, ये कमेंट में बताइएगा। मैंने कुछ चीज़ अगर मिस कर दी है वो अवश्य बताइएगा। और सावरकर फिल्म अगर आपने देख ली है और आपको उसमें क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव चीज़ें लगी हैं ये कमेंट में अवश्य बताना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने रिव्यू में मेहनत की है लिखने में और जो भी कुछ करने में, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साझा कर दीजिए। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।